नमस्कार, जय हिंद। स्टडी में अपना स्वागत है। देखिए 28 फरवरी 2023 मॉर्निंग शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो कौन से क्वेश्चन आए से पूरा वीडियो के अंत तक देखते रहिए। अगर आपको इस बार यूजीसी नेट एग्जाम की कम समय में सबसे बेस्ट तैयारी करनी है और पहली बार में एग्जाम क्वालिफाई करना है तो हमने लॉन्च किया है इंडिया का सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज पीडीएफ, जिसमें आपको मिलेंगे 5000 एमसीक्यूज जो कि बेस्ड है न्यू पैटर्न के ऊपर। तो पेपर वन के टेस्ट सीरीज की कॉस्ट है ओनली 99 रुपीज़। पूरा पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे आएगा। पेपर टू के ये सब्जेक्ट लिखे हैं, इनकी कॉस्ट है 99 रुपीज़। इसमें आपको फुली अपडेटेड कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपके व्हाट्सएप पे दी जाएगी। तो जल्दी से इस नंबर पे कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप करिए। आपको लिखना है 99 रुपीज़, आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए आज पेपर वन का मॉर्निंग शिफ्ट में क्या टॉपिक्स आए थे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें यूनिट वन की, तो इसमें आया था टीचिंग लर्निंग मेथड्स और CBCS यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, यह आया था। और देखिए उसके बाद आया था यूनिट टू रिसर्च एप्टीट्यूड में रिसर्च टेस्ट, रिसर्च टाइप्स और हाइपोथेसिस। कॉम्प्रिहेंशन का लेवल बहुत इजी था, ठीक है। कम्युनिकेशन में देखिए टाइप्स आई थी और फीचर्स आए थे। और यूनिट 5 मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड में देखिए परसेंटेज, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड वाला, ये क्वेश्चन आए थे जो रेगुलर आ ही रहे हैं। यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग में देखिए फैलिसिस है, उपनया है और साइलॉक्स है, ये आए थे, ठीक है। उपनया जो था वो क्वेश्चन था। डाटा इंटरप्रिटेशन लेवल इजी है। देखिए परसेंटेज एवरेज रेशियो आती है तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। आईसीटी में देखिए AVI मैच करना था, इनकी ऑडियो वीडियो को मैच करना था आपस में, ठीक है, वो क्वेश्चन था। फुल फॉर्म थी और साथ में इंटरनेट था। और पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में वही इन्वायरमेंटल इशू थे, नेचुरल हजार्ड्स, पॉल्यूशन था। हायर एजुकेशन सिस्टम में देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डेली आ रही है, आपको ये रेगुलर करनी है, लगातार करनी है। इंस्टीट्यूशन है और स्कीम्स हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन देखिए ऐसा था सीक्वेंस में। अब देखिए इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था पता नहीं चल पाया, लेकिन सीक्वेंस था, पहले था 1, फिर 1.5, फिर था 2, यानी कि गैप था 0.5 का। तो आपका इसी के अनुसार आंसर आएगा। तो ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन था, ठीक है। 0.5 था यहाँ पे गैप था। सो नेक्स्ट देखिए विच वन इज द डीम टू बी यूनिवर्सिटी। तो देखिए डीम टू बी यूनिवर्सिटी, ठीक है, कौन सी थी? तो NUEPA, ठीक है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये यहाँ पे क्वेश्चन था। तो इसकी फुल फॉर्म आपको मैंने बता दी। तो ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। सो देखिए ये कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, ठीक है। ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। एम्फेसिस प्लानिंग, मैनेजमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग इन एजुकेशन पॉलिसी थ्रू रिसर्च, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी एंड डिसमिनेशन। अब देखिए NUEPA न्यूपा जो है उसका काम क्या है? प्लानिंग करना, मैनेजमेंट करना, ठीक है, और कैपेसिटी बिल्ड करना एजुकेशन पॉलिसी में, किसके द्वारा? रिसर्च के द्वारा, ठीक है। तो ये बनाया गया था, ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और देखिए ब्रिक्स का अरेंजमेंट था, ठीक है। देखिए जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसके 17 गोल है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि SDGs 2021 के अकॉर्डिंग, ठीक है, ब्रिक्स की कंट्रीज़ को अरेंज करना था हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो आप देखिए यहाँ पे ब्रिक्स की कंट्री हैं, ठीक है, तो आप उसे अरेंज कर सकते हैं। देखिए वैसे जो ब्रिक्स हैं, ठीक है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, ब्रिक्स में क्या था कि आपको इनको अरेंज करना है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको मैं ये बता रहा हूँ, आप ब्रिक्स की वेबसाइट पे जाके भी इसे कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको जाके मिल जाएगा ब्रिक्स के बारे में। तो ये 2021 का ये लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ पे आपको हाईएस्ट से लोएस्ट सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। आपको सबसे ऊपर हाईएस्ट रखना था, नीचे लोएस्ट रखना था, ठीक है। सो देखिए नेक्स्ट था क्वेश्चन CBCS। अब क्वेश्चन क्या था वो पता नहीं, लेकिन CBCS के रिलेटेड क्वेश्चन था। CBCS की फुल फॉर्म क्या है? कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। यानी कि देखिए जब स्टूडेंट क्या करते हैं कि कहीं पे एडमिशन ले लेते हैं, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए उन्होंने 2 साल लगा लिए तो तीसरा साल अगर पूरा नहीं करते वो उनका ख़राब हो जाता है। तो लेकिन CBCS के अकॉर्डिंग वो ख़राब नहीं होगा, वो अपनी स्टडी कंटिन्यू रख पाएंगे। दूसरी बात क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपका सब्जेक्ट है आर्ट्स का, ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ का, लेकिन आप साइंस के सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा,
ठीक है। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, आप कहीं पे एडमिशन लेते हैं, उसकी जगह की मान लीजिए आपने दिल्ली में एडमिशन लिया, फिर आपने राजस्थान में एडमिशन लिया, तो आपका कोर्स वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन था कि व्हाट इज रिसर्च टेस्ट। अब रिसर्च टेस्ट क्या होता है, देखिए टेस्ट कैन बी कंसीडर्ड एन ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट दैट डिटरमाइंस वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गिवन सैम्पल प्रोडक्ट प्रोसेस और सर्विस, ठीक है। अब टेस्ट किसके ऊपर किया जाता है, ठीक है, टेस्ट किसके ऊपर किया जाएगा, सैम्पल प्रोडक्ट प्रोसेस या सर्विस के ऊपर, ठीक है। द पर्पस ऑफ टेस्टिंग इन्वॉल्व्स ए प्रायर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन एंड ए कंपैरिजन ऑफ दैट एक्सपेक्टेशन टू व्हाट वन एक्चुअली ऑब्जर्व। अब देखिए रिसर्च टेस्ट करना क्यों जरूरी है। अब देखिए मान लीजिए किसी ने रिसर्च कर ली, उसे जांचना जरूरी है कि वो सही है कि गलत है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, कुछ जैसे पूरा रिसर्च है, ठीक है, पूरा रिसर्च है, उसको क्या किया जाता है, उसमें से एक सैंपल निकाला जाता है टेस्ट करने के लिए, जिससे पता चल जाता है कि हाँ ये रिसर्च बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो देखिए बिना टेस्ट के अगर आप रिसर्च को करेंगे तो क्या होगा, आपकी रिसर्च फेल होने के चांसेस हो सकते हैं। देखिए 3 मेन टाइप्स हैं रिसर्च टेस्ट के, ठीक है। सो एन इंडिपेंडेंट सैंपल, टी टेस्ट कंपेयर द मीन्स फॉर 2 ग्रुप्स। इंडिपेंडेंट सैंपल में देखिए आप कोई भी सैंपल उठा सकते हैं और 2 ग्रुप्स को मैच करना होता है। एक होता है पेयर्ड सैंपल, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसका मीनिंग क्या है, फ्रॉम द सेम ग्रुप एट द डिफरेंट टाइम, यानी कि एक ही ग्रुप से हमने एक सेम सैंपल उठाए, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप पे, यानी कि वो क्या था कि चीज़ सेम है, लेकिन आपने जैसे मान लीजिए रिसर्च जो है उसका सैंपल टेस्ट किया, आज सैंपल टेस्ट किया, कुछ दिन बाद फिर उसी में से आपने सैंपल उठाया तो वो सेम सैंपल हो गया, ठीक है। तो वो होते हैं पेयर सैंपल। एक होता है ए वन सैंपल टी टेस्ट, इसका मीनिंग क्या है, सिंगल ग्रुप अगेंस्ट ए नॉन मीन, यानी कि एक सिंगल जो ग्रुप होता है इसके अंदर सिर्फ एक सैंपल उठाना है। एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है पेयर्ड, एक होता है सिंपल। नमस्कार, जय हिंद, स्टडी भारत में आपका स्वागत है। तो 28 फरवरी 2023 इवनिंग शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस करेंगे, तो जानेंगे कौन से क्वेश्चन आए थे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको इस बार यूजीसी नेट एग्जाम की कम समय में सबसे बेस्ट तैयारी करनी है और पहली बार में एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो हमने लॉन्च किया है इंडिया का सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज पीडीएफ, जिसमें आपको मिलेंगे 5000 एमसीक्यूज जो कि बेस्ड है न्यू पैटर्न के ऊपर। तो पेपर 1 के टेस्ट सीरीज की कॉस्ट है ओनली 99 रुपीज़। पूरा पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे आएगा। पेपर 2 के ये सब्जेक्ट लिखे हैं, इनकी कॉस्ट है 99 रुपीज़। इसमें आपको फुली अपडेटेड कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपके व्हाट्सएप पे दी जाएगी। तो जल्दी से इस नंबर पे कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप करिए, आपको लिखना है 99 रुपीज़, आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, तो देखिए टीचिंग जो एप्टीट्यूड है उसमें टीचिंग लर्निंग मेथड्स आए थे, ठीक है, और आया था साथ में CBCS, ठीक है। फिर आया था रिसर्च टेस्ट हाइपोथेसिस, रिसर्च टाइप इजी लेवल था कॉम्प्रिहेंशन का, और कम्युनिकेशन में टाइप्स थे, फीचर थे। मैथमेटिकल में वही परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्टेंस। उसमें लॉजिकल रीजनिंग में फैलसिस, उपन्याय, साइलॉग्स, ठीक है। और साथ में DI भी इजी लेवल था। देखिए यहाँ पे क्या है कि DI में जो कैलकुलेशन वाले सवाल होते हैं तो आपको परसेंटेज एवरेज रेशियो करके जानी चाहिए। फुल फॉर्म थी ICT में, ठीक है। इंटरनेट था। इवनिंग में देखिए वही है। एनवायरमेंटल इशू थे, नेचुरल हज़ार्ड से पोल्यूशन था, और हायर एजुकेशन में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन थे और स्कीम्स थी, ठीक है। तो ये था इसका टॉपिक्स। सो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो देखिए व्हाट इज़ द बाइनरी नंबर फॉर डेसिमल नंबर 9। तो ये क्वेश्चन आया था इवनिंग शिफ्ट में। दशमलव संख्या है 9 हेतु द विचार संख्या क्या है, ठीक है। डेसिमल नंबर क्या है, 9 का बाइनरी नंबर, ठीक है। बाइनरी नंबर जो होता है, सो आपको यहाँ से चूज़ करना था। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 1001, ठीक है, ये इसका बाइनरी नंबर है, ठीक है। सो आप इसे देख सकते हैं इस बॉक्स में, ठीक है। सो बाइनरी नंबर कैसे निकालना है आपको ये पता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है डाटा कलेक्शन। अब देखिए डाटा कलेक्शन कैसे होता है। सो देखिए डाटा कलेक्शन होता है ऑब्जर्वेशन से। डाटा कलेक्शन के मेथड देखिए इंटरव्यू, क्वेश्चनियर्स, सर्वे, ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंट्स, फोकस ग्रुप
ओरल हिस्ट्री ये क्या है? ये डाटा कलेक्शन के मेथड है। डाटा कलेक्शन किस में किया जाता है? रिसर्च एप्टीट्यूड में। ठीक है। सो नेक्स्ट है ब्रिक्स अरेंज हाईएस्ट टू लोएस्ट एसडीजीज। ठीक है। एसडीसी में देखिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें अरेंज करना था ब्रिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। किसे सबसे फर्स्ट रैंक है, किसकी लोएस्ट हाईएस्ट से यहाँ से देखना था। तो यहाँ पे मैंने दे दी है, आप इसे खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। सोलर एनर्जी स्टेट रैंक 2021। देखिए राजस्थान सबसे ऊपर है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था फिर। ठीक है, आप इसे चेक कर सकते हैं। सो देखिए 5वां क्वेश्चन है, इन कम्युनिकेशन प्रोसेस व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर इंटरचेंज देयर रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेज इट इज़ कॉल्ड। यानी कि संप्रेषण की प्रक्रिया में जब प्रदाता और अदाता संदेश भेजने और प्राप्त करने के संदर्भ में अपनी भूमिकाओं की अदला बदली करते हैं तो क्या कहलाता है। यानी कि देखिए 2 बंदे हैं, एक है संदेश भेजने वाला, एक है प्राप्त करने वाला। जब संदेश देने वाला संदेश देता है और प्राप्त करने वाला संदेश प्राप्त करता है तो भूमिका की अदला बदली होगी ना, एक ने संदेश दे दिया, एक ने संदेश ले लिया, तो क्या कहलाता है। तो इसका आंसर है ट्रांजैक्शनल मोड, यानी कि संव्यवहारात्मक प्रतिरूप। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ईयरली कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एट प्रेजेंट। यानी कि देखिए वर्तमान समय में जो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, हर एक साल में, उन्हें क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, सबसे पहले आएगा सबसे बड़े वाला, उसके बाद सबसे छोटे वाला। ठीक है, तो ये ऑप्शन थे ऐसे करके। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इनकी 2 4 3 1, यानी कि सबसे पहले आएगा एशिया, फिर आएगा नॉर्थ अमेरिका, फिर आएगा यूरोप, फिर आएगा अफ्रीका। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट होने के फिर से चांसेस हैं, तो आप इसे अच्छे से करिए। सबसे ज़्यादा एशिया में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एमिशन होती है, सबसे ज़्यादा उत्सर्जन यहीं से होती है, फिर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। सो देखिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से फिर से क्वेश्चन आया है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट envisaged making available the benefits of new technology especially which of the following। यानी कि विकास हेतु वैश्विक सहभागिता के सत्रावी विकास लक्ष्य में विशेषकर निम्नलिखित में से किन नई प्रौद्योगिकियों का लाभ मुहैया कराना अभिकल्पित है। देखिए यहाँ पे जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, ठीक है, तो उसमें ग्लोबल पार्टनरशिप जो है वो किन की है। सो देखिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। अब देखिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन को ज़्यादा जोर दिया गया है, यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलप इज डिज़ाइन टू प्रूव बेनिफिट्स न्यू टेक्नोलॉजी स्पेशली इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब देखिए आईसीटी में क्या है, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में क्या है कि जो गोल नंबर 8 है वो है आईसीटी वाला, यानी कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। आप देखिए कम्युनिकेशन होगा, उसकी टेक्नोलॉजी होगी, तो आसानी से क्या है कि जो गोल को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द ग्लोबल एमिशन ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर मैक्सिमम इन केस ऑफ। यानी कि प्राकृतिक स्रोतों से निम्नलिखित में से किस प्राथमिक प्रदूषक का वैश्विक उत्सर्जन सर्वाधिक होता है। ठीक है, यानी कि देखिए अगर हम बात करें नेचुरल सोर्सेज की, प्राकृतिक स्रोतों की, तो उनमें से देखिए किस प्राथमिक प्रदूषक का, यानी कि किस प्राइमरी पॉल्यूटेंट का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक भार होता है। ठीक है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन। तो आंसर है मीथेन का। ठीक है, अगर हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट की बात करें नेचुरल सोर्सेज से तो सबसे ज़्यादा होती है मीथेन। प्राकृतिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड का वैश्विक उत्सर्जन, देखिए यहाँ पे आंसर आएगा सी। ठीक है, यहाँ पे डी लिखा है, मीथेन नहीं आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा सी। यानी कि प्राकृतिक स्रोतों से बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो वैश्विक उत्सर्जन है वो सर्वाधिक होता है। ठीक है। नमस्कार, जय हिंद स्टडी पाथ में आपका स्वागत है। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 1 मार्च 2023 मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट, यानी कि दोनों शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो आपको तैयारी किस हिसाब से करनी चाहिए। अगर आपको इस बार यूजीसी नेट एग्ज़ाम की कम समय में सबसे बेस्ट तैयारी करनी है और पहली बार में एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो हमने लॉन्च किया है इंडिया का सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज पीडीएफ, जिसमें आपको मिलेंगे 5000 एमसीक्यूज़
जो कि बेस्ड है न्यू पैटर्न के ऊपर। तो पेपर 1 के टेस्ट सीरीज की कॉस्ट है ओनली 99 रुपीज़। पूरा PDF आपके व्हाट्सअप पे आएगा। पेपर 2 के ये सब्जेक्ट लिखे हैं, इनकी कॉस्ट है 99 रुपीज़। इसमें आपको फुली अपडेटेड कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपके व्हाट्सएप पे दी जाएगी। तो जल्दी से इस नंबर पे कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप करिए। आपको लिखना है 99 रुपीज़। आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूँ तो CBCS की फुल फॉर्म थी स्वयं प्रभा था, टीचिंग जनरेशन था। ठीक है, इवनिंग शिफ्ट में देखिए स्वयं प्रभा आया, स्वयं आया और मूक आया। रिसर्च में देखिए हाइपोथेसिस था, मॉर्निंग में रिसर्च टाइप था, मेथड था, और शाम की शिफ्ट में इवनिंग में रिसर्च टाइप्स और मेथड था। तो कॉम्प्रीहेंशन की बात करें, दोनों ही शिफ्ट में इजी लेवल ही था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ठीक है, और साथ में देखिए जो मॉर्निंग शिफ्ट में बात करें कम्युनिकेशन की, उसमें कम्युनिकेशन बैरियर था, कम्युनिकेशन टाइप्स था, और इवनिंग में ओनली कम्युनिकेशन बैरियर था। देखिए, और एक दो और क्वेश्चन थे इवनिंग शिफ्ट में, लेकिन बात हुई थी मेन बैरियर्स की, तो मेन बैरियर्स के क्वेश्चन आए थे। यूनिट 5 की बात करें मैथ्स की, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट था मॉर्निंग में, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड परसेंटेज रेशो था, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था और परसेंटेज रेशो था। शाम की शिफ्ट में मैथ्स में देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज रेशो ये था। घूम फिर के देखिए वही आते हैं, अगर आपको परसेंटेज एवरेज रेशो आती है तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और यूनिट 6 में देखिए सुबह आया था सव्याभिचारा। सव्याभिचारा क्या है, और फैरिसी आई थी। और शाम के शिफ्ट में इवनिंग में अनुमान और साइलॉग्स था। उस पर देखिए यूनिट 7 में मॉर्निंग शिफ्ट में डाटा इंटरप्रिटेशन था मॉडरेट लेवल, और इवनिंग में भी मॉडरेट लेवल ही था, कैलकुलेशन थी, थोड़ी लंबी कैलकुलेशन थी। और ICT की बात करें यूनिट 8 की, मॉर्निंग शिफ्ट में कोड का क्वेश्चन था। ठीक है, और वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल उसका क्वेश्चन था। ठीक है, और कंप्यूटर से क्वेश्चन था। शाम की शिफ्ट में SRDM DRAM ROM रोम से था, ब्लॉग मैक से क्वेश्चन था, फुल फॉर्म थी। और यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसके बाद वायरस प्रोटोजोआ बैक्टीरिया, इसके क्वेश्चन थे। और यूनिट 9 में देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कितने हैं, ये वगैरह क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड मोनोडाइड क्या था, ये चीज़ थी। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्वेश्चन थे। ठीक है, यहाँ पे मोनोऑक्साइड है ये वाला, ऐसे क्वेश्चन थे। और हायर एजुकेशन में देखिए बात करें तो हायर लर्निंग थी, NRF रैंकिंग और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की थी। इवनिंग में देखिए सार्थक से क्वेश्चन आया था, सार्थक क्या है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से। सो ये तो हो गए टॉपिक, कंपैरिजन भी हो गया कि मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में क्या क्या आए थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहले मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे, फिर देखेंगे इवनिंग शिफ्ट के। सो देखिए पहला क्वेश्चन था मॉर्निंग शिफ्ट में कि ए टोटल ऑफ 324 coins of 20 पैसे and 25 पैसे makes a sum of ₹71. The number of 25 पैसे coins is। ठीक है, तो 324 कॉइन्स हैं, 20 पैसे के, 20 पैसे के और 25 पैसे जो है वो बनाते हैं 71 रुपीज़। यानी कि देखिए 320 कॉइन है 20 पैसे के, और 25 कॉइन्स को मिलाएं तो 71 71 रुपये बनते हैं। सो द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इज, तो 25 पैसे के कॉइन्स कितने हुए, यानी कि 25 पैसे मिलके बनाते हैं 71 रुपये 71, तो 25 पैसे जो है उनके नंबर कितने हैं। ठीक है, कितने कॉइन्स को मिलाएं तो वो बनेगा। तो देखिए हमें पता नहीं है, जो चीज़ हमें पता नहीं होती हम क्या करते हैं, हम उसे x मानते हैं। सो यहाँ पे क्या है, लेट द नंबर ऑफ 20 पैसे कॉइन्स बी x, यानी कि देखिए यहाँ पे 20 पैसे था ना, और यहाँ पे 324 कॉइन्स था, तो हमें पता नहीं है 20 पैसे के कितने कॉइन है, 20 पैसे 5 के कितने हैं। तो यहाँ पे क्या किया हमने, 20 पैसे के कॉइन्स को x मान लिया, और उसमें नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स में क्या किया, 324 में से x को माइनस कर दिया। हमने किसे माना x, हमने 20 पैसे को x माना, और 324 कॉइन्स में 324 माइनस x कर दिया, यानी कि इसमें x को x कर दिया। ठीक है, माइनस। अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे क्या है 0.20, 20 का मतलब क्या है 20 पैसा। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई किया x के साथ, यानी कि इसके साथ, और प्लस 0.25, यानी कि ये वाला 20 और ये वाला 25। ठीक है, इसको किया। अब देखिए अगर मैं
0.20 को मल्टीप्लाई करता हूँ x के साथ प्लस 0.25 और जो 324 माइनस एक्स किया और साथ में ये जो था रुपीस यहाँ पे लिख दिया। तो ऐसे हो गया। उसके बाद देखिए हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद क्या है, एक्स की रकम एक जगह हो गई और दूसरी एक जगह आके इसका आ गया 7100 और 5x, ठीक है, इजिकल टू 1000। ये सॉल्व करने के बाद आया, उसको किया तो आ गया x इजिकल टू 200, यानी कि जो x की वैल्यू थी, यानी कि जो 20 पैसे के कॉइन्स थे वो कितने हैं, वो 200 रुपीज़ के कॉइन्स थे। तो हमने 324 में से 200 माइनस किया तो हमारे पास 124 कॉइन्स आए, यानी कि 124 कॉइन्स आए 25 पैसे के, जिन्होंने मिला के 71 रुपीज़ को बनाया। ठीक है। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ सव्याभिचारा। सव्याभिचारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है ए मिडल टर्म नॉट यूनिफॉर्मली बट इरेगुलरली रिलेटेड टू द मेजर टर्म। यानी कि देखिए मिडल टर्म क्या है, देखिए जो हेतु है, ठीक है, हेतु में क्या है कि कहते हैं ना हम कोई चीज़ किसके हेतु होती है ना, उसके हेतु होती है। सो ए मिडल टर्म नॉट यूनिफॉर्मली बट इरेगुलरली रिलेटेड टू द मेजर टर्म। ठीक है, यानी कि देखिए जो मिडल जो टर्म है, ठीक है, जो मिडल टर्म है वो यूनिफॉर्मली नहीं है। मिडल टर्म किसकी है, हेतु की। ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म में नहीं है। सो जो इरेगुलर है, ठीक है, उसका वो मेजर टर्म है। यानी कि देखिए जो हेतु की जो मेजर टर्म है उसमें एक साथ चीज़ें नहीं है तो वो क्या है, इरेगुलर है। सो एग्जांपल क्या है, देखिए इसकी एग्जांपल है जैसे ऑल बाइट आर डॉग्स और बर्ड आर बाइट्स। तो इसका आंसर क्या आया, बर्ड आर डॉग्स। ठीक है, तो उसके देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्या क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज मूकिट। मूकिट क्या है, देखिए अब देखिए मूकिट इज ए लाइट वेट मूक। मूकिट क्या है, मूकिट इज ए लाइट वेट मूक मैनेजमेंट सिस्टम कंसीव डिज़ाइन एंड डेवलप एट IIT कानपुर टारगेटिंग टुवर्ड्स डेवलपिंग नेशन। अब देखिए जो मूक किट है वो क्या है, वो लाइट वेट है मूक मैनेजमेंट का। यानी कि देखिए जो मूक है मैसिव ओपन ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं, ठीक है, और उसको जो मैनेजमेंट सिस्टम कंसीव है, इनकी मूक को मैनेजमेंट कौन करता है, मूक किट। ये किसने डेवलप किया है, ये डेवलप किया है IIT कानपुर से। ठीक है, और मूकिट एन ओपन सोर्स मूक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैज़ बीन यूज्ड इन मोर देन 60 कोर्सेज सो फार इन इंडिया एंड अब्रॉड। देखिए अब इंडिया और भारत की बात करें तो मूकिट का यूज़ होता है। ठीक है, ये मूकिट क्या है, मूक को मैनेजमेंट करने वाला सॉफ्टवेयर। यानी कि जो मूक है तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स जो है जिसमें आप ऑनलाइन फ्री कोर्स कर सकते हैं, उसको मैनेज करने के लिए मूकिट को बनाया गया है। ये एक मूकिट जो है मूक का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, व्हाट इज मूडल 4। अब देखिए मूडल क्या है, मूडल इज ए लर्निंग प्लेटफॉर्म डिजाइन टू प्रोवाइड एजुकेटर एडमिनिस्ट्रेटर एंड लर्निंग विद ए सिंगल रोबस्ट सिक्योर एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम टू क्रिएट पर्सनलाइज लर्निंग एनवायरनमेंट्स। इनकी मूडल क्या है, ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसे डिज़ाइन किया गया है किसके लिए, एजुकेटर के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए और लर्नर के लिए। ठीक है, एक सिक्योर इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ठीक है, जिसमें क्या है, लर्निंग एनवायरनमेंट को बनाया जा सके। यानी कि जिनको पढ़ना है, लर्नर्स हैं, एजुकेटर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर है, वो आराम से अच्छे से पढ़ सके, वो है मूडल। ठीक है, यू कैन डाउनलोड द सॉफ्टवेयर ऑन टू योर ओन वेब सर्वर और आस्क वन ऑफ नॉलेजेबल मॉडल पार्टनर टू असिस्ट यू। देखिए जब आप मॉडल को डाउनलोड करेंगे अपने वेब ब्राउज़र में, ठीक है, वेब सर्वर पे, तो सॉफ्टवेयर के अंदर देखिए जो आपको नॉलेजेबल चीज़ें होंगी आप असिस्ट कर सकते हैं किसी से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप किसी से भी उसकी जानकारी ले सकते हैं। सो नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सबसे इजी था, कितने गोल्स हैं इसके, तो देखिए इसके 17 गोल हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे 5th लिखा हुआ है। तो एक ऐसा था गैप, देखिए 123, 130, 137। आपको पता है कि इसमें देखिए इसमें 137 का गैप था। ठीक है, तो 260 जो है उसके बीच में क्या था, ये रकम बतानी थी आपको। तो देखिए आपको मैंने सारा ही इसमें बता दिया कि अगर हम 7 का डिफरेंस करें यहाँ से यहाँ तक तो ये चीज़ें टर्म्स आती हैं, तो इसके पीछे वाली टर्म जो है उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो CBCS की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, चॉइस बेस्ड
क्रेडिट सिस्टम, ये क्वेश्चन था। तो व्हाट इज स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा क्या है? अब देखिए आपको पता है, ठीक है, देखिए यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे 32 नहीं, यहाँ पे 34 है, ठीक है। स्वयं प्रभा के कितने चैनल हैं? 34, ठीक है, 34 चैनल हैं स्वयं प्रभा के। सो ये क्या है कि पहले देखिए 32 थे लेकिन अब 34 है। तो 34 में क्या है जो चैनल है इसके स्वयं प्रभा के, जैसे मान लीजिए आपको कोई कोर्स करना है तो आप कोर्स कर सकते हैं। मान लीजिए आप जॉब करते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ पे जॉब के साथ साथ आप अपनी स्टडी भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम आपको दिया जाता है 24/7 बेसिस पे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे आप इसमें स्टडी कर सकते हैं। तो G50 सैटेलाइट तो है, तो इसमें यूज़ किया जाता है, जिसके ज़रिए आप इसमें आराम से स्टडी कर सकते हैं। सो ये चैनल अपलिंक किससे है? विसाख, जो गांधीनगर में है, यानी कि गुजरात में है। और कंटेंट्स कौन प्रोवाइड कराता है इसके अंदर? NPTEL, IITs, UGC, CEC और IGNOU। हो सके तो आप इसकी फुल फॉर्म भी याद करके चाहिए, हो सकता है इनकी फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में आ सकती है, ठीक है। सो ये तो थे मॉर्निंग शिफ्ट के एग्ज़ाम। अब बात करते हैं इवनिंग शिफ्ट के बारे में। सो व्हाट मूक्स मीन्स, अब देखिए मूक का क्वेश्चन आ गया ना, पहले आया था मूक इट, कब आया मूक का? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इसकी फुल फॉर्म है। सो मूक क्या है? ये ऑनलाइन कोर्सेज है। सो मॉडल फॉर डिलीवरिंग लर्निंग कंटेंट ऑनलाइन टू एनी पर्सन हु वांट टू टेक ए कोर्स विद नो लिमिट नोन ऑन अटेंडेंस। यानी कि देखिए आप ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं, कोई भी पर्सन ऑनलाइन कोर्स करना चाहता है तो वो मूक के जरिए कर सकता है, ठीक है। व्हाट मैक मीन्स, मैक क्या है? अब देखिए मीडिया एक्सेस कंट्रोल, वो है मैक। एन एक्रोनिम, ठीक है, एक्रोनियम फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक इज़ ए नेटवर्क सब लेयर दैट कंट्रोल ट्रांसमिशन हार्डवेयर। अब देखिए जो हार्डवेयर है उसे कंट्रोल करता है, ठीक है। और मैक रेफर्स टू द ब्रांड नेम एंड रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क फॉर ए लाइन ऑफ लैपटॉप एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर फ्रॉम एप्पल। अब देखिए मैकबुक आती है एप्पल की, ठीक है। एप्पल का मैकबुक डेस्कटॉप होता है, जैसे हमारा कंप्यूटर है, हमारा लैपटॉप है, ऐसे ही एप्पल का मैकबुक आता है। होता वो कंप्यूटर लैपटॉप है लेकिन एप्पल की कंपनी की वजह से उन्होंने नाम रखा है मैक। वो थोड़ा सा सुपीरियर है, थोड़ा सा बेहतर है आम कंप्यूटर से, ठीक है, वो है मैक। सो व्हाट आर MDGs एंड SDGs? देखिए क्वेश्चन था कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है। देखिए मॉर्निंग शिफ्ट में भी आया था, इवनिंग में भी आया है, ठीक है, इवनिंग और मॉर्निंग दोनों में ही आया है। सो यूनाइटेड नेशन की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें देखिए रियो डे जनेरो में 2012 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लेके आए थे पहली बार, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बना 2012 में रियो डी जनेरो में, जब यूनाइटेड नेशन UN की कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है। सो SDG रिप्ले द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल विच स्टार्ट ए ग्लोबल एफर्ट इन 2000 टू टैकल द इंटीग्निटी ऑफ पॉवर्टी। अब देखिए MDG के बाद आया SDG, यानी कि पहले आई थी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, उसमें 8 थे, ठीक है, गोल्स, लेकिन SDG में लेके आए 17 गोल, ये इसका रिप्लेसमेंट था, ठीक है। और देखिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है, ये लिखे हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल यहाँ पे 8 है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं, पहले ये थे फिर बाद में ये आए। सो व्हाट इज सार्थक, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इतने ही क्वेश्चन पता चल पाए हैं तो आपको मैंने बता दिए यहाँ पे। तो सार्थक क्या है? देखिए स्टूडेंट्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, तो इसको कहते हैं सार्थक, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लागू किया जाएगा। तो ये है क्या? तो द प्रोग्राम एम्स एट प्रोवाइडिंग ऑन ऑल अराउंड डेवलपमेंट फॉर स्टूडेंट्स एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका प्राइमरी लेवल और उनका सेकेंडरी लेवल, ठीक है, उसे क्या है कि हर तरह से क्या है डेवलप करना, ठीक है। सार्थक का मेन मोटिव क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल में क्या है सभी तरफ से क्या है डेवलपमेंट करना। और ये क्या है, ये एक सेफ, सिक्योर, इंक्लूसिव और कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट देगा स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को भी। आपको पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बहुत सारे चेंजेस की गई हैं, एक रिफ्रेश एक पॉलिसी है जिसकी ज़रूरत थी देश को, तो वो लेके आए हैं, तो जल्द से जल्द ही लागू हो जाएगी।
नमस्कार, जय हिंद। स्टडी भात में आपका स्वागत है। 2 मार्च 2023 मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आए थे तो हम इसमें डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको इस बार यूजीसी नेट एग्जाम की कम समय में सबसे बेस्ट तैयारी करनी है और पहली बार में एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो हमने लॉन्च किया है इंडिया का सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज पीडीएफ, जिसमें आपको मिलेंगे 5000 एमसीक्यूज जो कि बेस्ड है न्यू पैटर्न के ऊपर। तो पेपर 1 के टेस्ट सीरीज की कॉस्ट है ओनली 99 रुपीज़। पूरा पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे आएगा। पेपर 2 के ये सब्जेक्ट लिखे हैं, इनकी कॉस्ट है 99 रुपीज़। इसमें आपको फुली अपडेटेड कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपके व्हाट्सएप पे दी जाएगी। तो जल्दी से इस नंबर पे कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप करिए। आपको लिखना है 99 रुपीज़। आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए, बात करते हैं क्वेश्चन आंसर के बारे में। आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए सारे मिक्स क्वेश्चन हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। देखिए, एक क्वेश्चन था रैम, OMR और MICR को मैचिंग करने का, इनमें मैचिंग था। तो देखिए, मैं आपको इनकी बता देता हूँ कि ये होती क्या है। रैम की देखिए फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, और MICR की होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, इनकी रैम क्या होती है। एक हार्डवेयर होता है कंप्यूटर डिवाइस में, इनकी कंप्यूटर में, तो जहाँ से कंप्यूटर ऑपरेट करता है। आपने सोचा होगा ना, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है ना, तो उसमें होता है ना 4 GB रैम है और 32 GB आपकी मेमोरी है। तो ऐसा होता है ना, जैसे लैपटॉप में होता है 4 GB रैम है, 8 GB रैम है। तो ये रैम होती क्या है कि एक कंप्यूटिंग डिवाइस होती है जो कंप्यूटर सिस्टम को क्या है ऑपरेट करता है, किसी सिस्टम को ऑपरेट करता है। तो इसमें जो डाटा होता है, तो वो जो डाटा होता है ना, जैसे इसमें जो डाटा होता है, तो आप उसे इजीली क्विक जो है वो उसे प्रोसेस करता है ये। तो ये मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की या हमारे मोबाइल फ़ोन की। उसके बाद देखिए OMR शीट क्या होती है। OMR क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा, जैसे हम पहले ऑफलाइन ऐसे एग्ज़ाम देते थे, हमारे सामने एक शीट रखी जाती थी, तो जिसमें आंसर को सर्कल करना होता था। इस शीट को देखिए एक मशीन में डाला जाता है, तो जिसे स्कैन किया जाता है मशीन के द्वारा, तो वो ये पता करती है आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए, कितने के गलत दिए। तो ऑटोमेटिकली ये शीट मशीन में डालते ही वो आपका जो रिज़ल्ट है वो फटाफट से एनालाइज कर देगा कि आप पास हुए या फेल। तो देखिए OMR जो होती है उसे कहाँ पे यूज़ किया जाता है, एग्ज़ाम में, सर्वे में, ये यहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसका फंक्शन क्या है, देखिए OMR मशीन का फंक्शन क्या होता है कि स्कैन करना, कैप्चर करना ऑप्टिकल मार्क्स को। ऑप्टिकल मार्क मतलब जो आपने मार्क किया है अपनी शीट के ऊपर, ये उसे स्कैन करता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो मशीन क्या करेगी, इनको स्कैन करेगी कि क्या आपने सही ढंग से उसे करेक्ट किया है कि नहीं। अब देखिए MICR क्या होती है। अब देखिए इसे बैंक में लगाया जाता है। ये 1950 यानी कि 50s में बनी थी, है ना, 50s में बनी, 1950s में बनी थी ये मशीन। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग बैंक में किया जाता है। क्यों निकाली गई थी मशीन, कि ताकि जो हमारे चेक होते हैं वो असली है या नकली। आप यहाँ पे देख सकते हैं, साइड में देखिए यहाँ पे बना हुआ है, तो यहाँ पे देखिए चेक को इस मशीन में डाला जाता है, तो वहाँ से इसके जो नंबर्स होते हैं ना, नीचे वाले, ये वाले नंबर देखिए यहाँ पे सर्कल किए, ये वाले नंबर, इनको स्कैन किया जाता है, देखा जाता है कि ये चेक असली है या नकली। तो चेक की पहचान करना, ये असली है या नकली, तो इसके लिए MICR मशीन लगाई जाती है। देखिए नेक्स्ट है ब्लूम टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखिए लेवल 1 है अंडरस्टैंडिंग, लेवल 2 है, लेवल 1 है रिमेंबरिंग, लेवल 2 है अंडरस्टैंडिंग, लेवल 3 है अप्लाइंग, लेवल 4 है एनालाइजिंग, लेवल 5 है एवेल्यूटिंग, और लेवल 6 है क्रिएटिंग। रिमेंबर में हम चीज़ों को सिर्फ फैक्ट्स याद करते हैं। अंडरस्टैंड में देखिए हम आइडिया को एक्सप्लेन करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। अप्लाइंग में देखिए जो हमने सीखा है उसका जो प्रॉब्लम है उसे हम सॉल्व करके देखते हैं। उसके बाद एनालाइजिंग में क्या होता है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन है एनालाइज करके देखते हैं कि क्या उसका किसी से कनेक्शन है, क्या वो सही है। एवेल्यूटिंग देखते हैं कि एवेल्यूटिंग होती है कि आपने जो चीज़ पढ़ी है वो सही है, गलत है, क्या है। क्रिएटिंग में क्या है कि हम कुछ नया क्रिएट करते हैं अपनी तरफ से। तो ये 6 लेवल है ब्लूम टैक्सोनॉमी के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ए पर्सन हु रिसीव मैसेज कॉल। जो पर्सन मैसेज को रिसीव करता है उसे क्या कहते हैं, देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये वाला, उसे बोलते हैं रिसीवर।
जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो मैं हूँ सेंडर, क्योंकि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आप है रिसीवर, आप इन्फॉर्मेशन ले रहे। जैसे आपको कोई कॉल करता है तो आपने फ़ोन उठाया, तो आप हुए रिसीवर, और जो आपको कॉल करके बता रहा है, मैसेज दे रहा है, वो होता है सेंडर। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ एक्सेल। एक्सेल के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, वो पता नहीं क्या था, लेकिन एक्सेल के रिगार्डिंग था। अब एक्सेल क्या होती है, देखिए एक्सेल, देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसे MS एक्सेल भी बोलते हैं, वो कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। तो इसे क्यों यूज़ किया जाता है, देखिए ये इसे इनेबल्स यूज़र टू फॉर्मेट, ऑर्गेनाइज एंड कैलकुलेट डाटा इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट तैयार की जाती है जिसमें डाटा को कैलकुलेट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता होता है ना, जैसे लिस्ट बनी होती है, लिस्ट 1 2 3, जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन 100 आदमी है ना, तो जैसे 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों के देखिए यहाँ पे रिजल्ट निकालने हैं। तो उसके लिए स्कूल्स में क्या होता है कि जैसे बच्चों के नाम लिख दिए, क्लास लिख दी, साथ में लिख दिया 100 में से इतने मार्क्स है। तो ये सारी स्प्रेडशीट होती है, उसमें बनाई जाती है। बहुत सारे काम होते हैं स्प्रेडशीट में, MS एक्सेल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें MS एक्सेल में बिल्स इसमें बनाए जाते हैं, सब कुछ इसमें हो जाता है। इसमें देखिए कुछ चीज़ों को ऐड करना, चेंज करना, सब कुछ इसमें हो जाता है आराम से। तो इसमें लार्ज नंबर बॉक्स होते हैं जिसे सेल्स बोलते हैं। सो उसे रो एंड कॉलम में ऑर्डर में रखा जाता है, रो में भी कॉलम में भी। सो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द मेन फोकस इज लेड ऑन कैप्चरिंग एंड सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया एंड इंफॉर्मेशन। देखिए टीचिंग का कौन सा लेवल है जिसमें मेन फोकस किया जाता है आइडिया और इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का। यानी कि देखिए अब टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, उनके दिमाग में आइडिया है, इन्फॉर्मेशन है, तो वो कैसे फोकस करेंगे, सिस्टमैटिक वे से कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए वो है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल इज सेड टू बी लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। एट दिस लेवल द थिंकिंग एबिलिटी डज नॉट हैव एनी रोल टू प्ले, स्टूडेंट ओनली क्रैम द फैक्ट, इंफॉर्मेशन, फॉर्मूलाज एंड लॉज द दैट आर टॉट टू देम। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सब कुछ ये बेसिक लेवल है, लो लेवल है। तो इसमें क्या है कि इसमें कुछ सोचा नहीं जाता, इसमें सिर्फ क्रैम होता है, जैसे स्टूडेंट इसमें सिर्फ रटते हैं, है ना, रटते हैं, वही चीज़ इसमें आती है। सो देखिए विच सब्जेक्ट टॉट इन एशियन इंडिया। अब एशियन इंडिया में देखिए कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो हमारी एंशियंट स्टडी है, जैसे स्क्रिप्चर है, लॉ है, मेडिसिन है, एस्ट्रोनॉमी है, मिलिट्री साइंस है, एंड द 18 सिलप और आर्ट्स। तो देखिए ये सारी चीज़ें इसमें होती थी। जैसे उसमें देखिए मेन एग्रीकल्चर पढ़ाया जाता था। ठीक है, अब देखिए जिस जमाना, जो ज़माना हो उसके हिसाब से पढ़ाई होती है। जैसे आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आजकल इंटरनेट की स्टडी है। एंशिएंट टाइम में इंटरनेट नहीं था, वो तो आजकल ही आया है ना, उस टाइम पे एग्रीकल्चर की स्टडी थी। तो ऐसे करके ये वहाँ पे सब्जेक्ट थे। तक्षशिला देखिए बिकेम फेमस एज प्लेस ऑफ लर्निंग ड्यू टू इट्स टीचर एक्सपर्टाइज। देखिए तक्षशिला यूनिवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा फेमस थी। क्यों? क्योंकि उसमें जो टीचर थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे। अमंग इट्स नोटेड पीपल्स वर द लेजेंडरी इंडियन ग्रामेरियन पाणिनि। अब देखिए जो पाणिनि है, ठीक है, जो पाणिनि है जिन्होंने संस्कृत की ग्रामर लिखी थी, तो वो भी यहीं पे थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे फाइंड द ऑड नंबर आपको यहाँ पे निकालना है। तो देखिए 5 10 17 24 37 50 इनमें से ऑड नंबर निकालना है। देखिए गैपिंग तो ईजिली होता है, लेकिन ये थोड़ा सा ऑड नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 5 और 10 में कितना गैप है, 5 का। 10 और 70 में कितना गैप है, 7 का। और 70 और 24 में कितना गैप है, यहाँ पे कितना गैप है, देखिए यहाँ पे 5 7 है ना, आगे 9 का गैप आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 70 24 में कितना गैप है, यहाँ पे 7 का, जबकि आना चाहिए था 9। ठीक है, तो यहाँ पे 24 की जगह पे 26 आना चाहिए था, तभी 9 का गैप आता। तो ये क्या है, ये ऑड है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। अब देखिए इनमें से ई लर्निंग प्लेटफॉर्म कौन से हैं। सो स्वयं प्रभा एंड मूक्स आर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आपको ये पता है ना, स्वयं भी ई लर्निंग है, स्वयं प्रभा जिसके 34 चैनल वो भी ई लर्निंग है। यहाँ से आप कोर्स फ्री में कर सकते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं। नेक्स्ट है रूसा पर्पस। देखिए रूसा क्या है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ये इसका पर्पस क्या है, क्यों बनाया गया। देखिए यहाँ पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि कंट्रीब्यूट किया कि ताकि जो स्टेट यूनिवर्सिटी है
उसे और ज़्यादा बढ़िया बना सकें। देखिए जितनी स्टेट यूनिवर्सिटी है उनका लेवल हाई करना, इसलिए इसका काम था सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कंट्रीब्यूशन देना। रूसा एक अलग से आप देखेंगे जितने भी कॉलेज हैं यूनिवर्सिटी हैं स्टेट की, वहाँ पे क्या है कि एक अलग से ब्लॉक बनाया गया है, रूसा ब्लॉक। क्यों बनाया गया है कि ताकि वहाँ पे इसकी जो क्वालिटी है एजुकेशन की बढ़िया बना सकें। इसमें क्या होता है कि जैसे लर्निंग एनहेंस होती है, बेटर रिसर्च होती है और इनोवेशन प्रमोट होते हैं, स्पेशल तरीके से क्रिएट किया गया है। सो नेक्स्ट है देखिए RFID फुल फॉर्म। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है RFID। अब RFID होती क्या है? देखिए RFID टैग्स आर टिपिकल ट्रैकिंग सिस्टम दैट यूज रेडियो फ्रिक्वेंसी टू सर्च, आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड कम्युनिकेट विद आइटम एंड पीपल। अब देखिए होता क्या है, RFID क्या है? एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसके जरिए क्या है कि आप किसी चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, किसी आइटम्स को। Essentially, RFID tags are smart label that can store a range of information from serial number to short description and even pages of data. अब देखिए RFID टैग्स एक लेबल होता है, स्मार्ट लेबल होता है जिसके जरिए चीज़ों को सीरियल नंबर पे लगाना होता है। आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई मॉल है, अब मॉल में देखिए 1 लाख चीज़ें हैं, है ना, 1 लाख चीज़ें हैं वहाँ पे। अब देखिए उसको मैनेज कैसे करना है, सबके नंबर लगाना है ना, सबको नंबर लगाना है, सबको ये भी चेक करना है कि मान लीजिए कि वहाँ पे कोई आदमी आ गया, है ना, गलत इरादे से आ गया, उसने कहीं पे चीज़ छुपा ली, तो कैसे पता चलेगा? अब देखिए सिक्योरिटी गार्ड तो सिक्योरिटी गार्ड जितने मर्जी रख लो, लेकिन फिर भी स्मार्ट तरीके से आपको देखना है कि आपको घाटा ना हो, आपका मॉल है, आपकी बड़ी जगह है, वहाँ से कोई चोरी ना हो जाए, है ना। तो दूसरी बात क्या है कि आपका जो सामान है सारा सीरियल नंबर में लगा हो, तो आपको चेक करना है, वो सब कुछ इसके लिए लगाया जाता है। आप देखिए यहाँ पे कुछ जीन्स हैं, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा टैग होता है। आप कहीं भी मॉल में जाएंगे, बड़े बड़े शॉप्स पे जाएंगे, यहाँ पे ये लगाया जाता है। ये होता है RFID, है ना। RFID ये होता है, इसके जरिए क्या है, इसको स्कैन जब करते हैं वो, इसके जरिए क्या है, इसका नंबर आ जाता है यहाँ पे कि ये कौन से नंबर की पैंट है, ये कौन से नंबर का है। अगर देखिए ये टैग लगा के आप ऐसे ही पैंट उठा के बाहर ले गए मॉल से, तो पता चल जाएगा आपने बिल नहीं पे किया, तो आपको वो पकड़ लेंगे। अगर ये जब बिल होता है ये उतार लेते हैं टैग, तो आपको वो ऐसे ही जीन्स देते हैं, जिससे पता चलता है आपने बिल दे दिया। अब देखिए ये ट्रैक कैसे होता है, जैसे ये मशीन है, ये छोटा सा टैग है। अब मॉल्स के बाहर क्या है कि ऐसे ऐसे छोटे से डिवाइस लगे होते हैं, जहाँ से आप गुजरते हैं तो ये ऑटोमेटिकली वो वहाँ से लाइट्स जो है वो ब्लिंक करती है, ठीक है। जैसे देखिए एक होता है ना, एक होता है बार कोड, जैसे आप पेमेंट भी करते हैं। एक होता है कि स्कैन कोड होता है, जैसे एक होता है ना लाइन्स वाला कोड होता है, वो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देता है। ये होता है RFID कोड, जो बड़े बड़े मॉल्स में इस्तेमाल होता है चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये स्मार्ट तरीका है कि ताकि चोरी ना हो और जो सामान है वो सीरियल नंबर से लग सके। अब देखिए आपको पता होगा RFID क्या है। दूसरी बात देखिए, जब आप ऐसे ही कोई ऐसा बॉक्स उठाते हैं, है ना, अपना सामान लेने के लिए, देखिए यहाँ पे सेंसर लगे होते हैं, ये वाले हम कहते हैं ना ये क्या चीज़ है, ये सेंसर होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इस सेंसर से सब कुछ पता चलता है। अब देखिए हु फाउंडेड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? मदन मोहन मालवीय, ठीक है। अब देखिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय किसने बनाया था? तो मदन मोहन मालवीय जी हैं। इन्होंने 4 फरवरी 1916 को बनाया था। ये इनकी पिक्चर आप देख सकते हैं, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय इनकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पे लगाई गई है।